हेलो। आज हम कक्षा 11th का जो बुक है आरो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आरो का जो गद्य भाग है मियां नसरुद्दीन, बहुत ही अच्छा पाठ है। और इसके अंदर मियां नसरुद्दीन पाठ में जो कृष्णा सोबती ने ये पाठ लिखा है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो अपन पाठ शुरू करें उससे पहले जो इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती उसके बारे में जरा अध्ययन कर लेते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म जो है गुजरात के अंदर हुआ 1925 के अंदर, जो वर्तमान में भारत के अंदर नहीं है, पश्चिमी पंजाब जो कहलाता है वर्तमान पाकिस्तान में है। कुछ इनकी रचनाएं हैं जो आप लोगों को प्रमुख याद रखनी, जैसे इन्होंने उपन्यास लिखा जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये कुछ रचनाएं हैं। दो शब्द चित्र और संस्मरण लिखे इन्होंने, जिसमें हम अस्मत और शब्दों के आलोक में। जो प्रसिद्ध रचना इनकी वो है हम अस्मत। ये अच्छी रचनाएं लिखते थे, इसलिए इनको जो हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हर लेखक को प्राप्त नहीं होता, जो अच्छी अच्छी रचनाएं लिखते हैं उसके लिए हिंदी साहित्य अकादमी मिला हुआ है। इसके अलावा इनको हिंदी का सलाहका सम्मान भी मिला हुआ है। इसके अलावा हिंदी साहित्य अकादमी की ये सदस्यता का भी इनको पुरस्कार मिला हुआ है। कृष्णा सोबती की हिंदी कथा साहित्य के अंदर मतलब जो कहानियां वगैरह लिखते हैं उनमें प्रेमचंद है, जैनेन्द्र कुमार है, उनके साथ कृष्णा सोबती की भी एक विशिष्ट पहचान है, मतलब ये खास पहचान रखते हैं। और इन्होंने हमेशा जो है एक रचनात्मक रूप से मतलब एक अपना एक अलग कैटेगरी बनाया कहानियों की। इनकी जो स्पेशलिटी है वो बाकी सबसे अलग है, क्योंकि इनका जो लेखन है वो बहुत ही साफ सुथरापन माना जाता है। स्पेशली ये कहानियां लिखते हैं और इतनी ज्यादा उनके उपन्यास कहानियां जो है वो इस साहित्य जगत में प्रसिद्ध माने जाते हैं। और कुछ एक लेख इन्होंने कृष्णा सोबती ने जो है वो अलग हटके थोड़ा लिखा है, जो भारत पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर भी लिखा है। उन लेखों में भी इनका नाम प्रमुख आता है, जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों के ऊपर कई कालजयी रचनाएं लिखी। कालजयी का मतलब है जो हमारे दिल को छू ले, जो स्पेशली हर टचिंग, जो दिल को छूने वाली रचनाएं होती है वो रचनाएं भी इन्होंने लिखी है। इनका सबसे जो महत्वपूर्ण है ना उपन्यास जो आपने पहले पढ़ा था, उन उपन्यासों में भी इनका नाम जैसे है जिंदगी नामा, ये बहुत ही अच्छी रचना इनकी मानी जाती है। एक जो अच्छी रचना है भीष्म सानी की तमस, उसके जैसी कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा से आप तुलना कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण यदि इनका कोई क्वेश्चन आता है ना, यदि आपकी अर्धवार्षिक में या वार्षिक में, जो उनकी ये जो रचना है वो हम अस्मत से ली हुई है। जो मियां नसरुद्दीन पाठ है वो आपके इस संग्रह से लिया हुआ। हम अस्मत वैसे शब्द चित्र भी है और एक संस्मरण भी है। संस्मरण क्या होता है कि जब कोई लेखक अपनी स्मृति के आधार पर पूर्व में घटित किसी कहानी को या घटना को जब वो रचना का रूप देते हैं तो उसको संस्मरण कहा जाता है। तो हम अस्मत जो रचना है उसी का एक पार्ट इन्होंने जो लिया है मियां नसरुद्दीन, ये उस हम अस्मत संग्रह से लिया गया है। अब यहाँ पर आप अपन पाठ शुरू करते हैं। लेखिका का थोड़ा बहुत हमने जान लिया कि ये मूल रूप से कहानीकार है और कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, कुछ भारत पाकिस्तान के रिलेशन पर भी इन्होंने रचना लिखी है। और इनकी एक अलग पहचान है, मतलब इनका एक अलग ही पाठक वर्ग है, यानी पढ़ने वाले लोग इनकी रचनाओं को बहुत पसंद करते हैं। अलग प्रकार की रचनाएं हैं पूरे साहित्य जगत में। मूलतया कहानीकार है लेकिन कुछ एक रचनाएं अलग टाइप की भी इन्होंने लिखी है। जैसे आप मान सकते हो कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों के ऊपर लिखी है, कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, कुछ संस्मरण, रेखा चित्र, सब चित्र। लेकिन मूलतया कथा क्षेत्र में यानी कहानियों के क्षेत्र में, जैसे प्रेमचंद है, जैसे आपके जैनेन्द्र कुमार है, उस तरह इनका नाम भी साहित्य जगत में बड़ी आदर के साथ लिया जाता है। ये तो बात हो गई जो इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती, उनके बारे में हमने परिचय कर लिया। लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए अपन जो मूल बिंदु है, जो पाठ है, उस पाठ का नाम आपके है मियां नसीरुद्दीन। अब एक्चुअल में मियां नसीरुद्दीन जो है इसमें आपको ये बताएंगे कि खानदानी नानबाई, ये वर्ड मैन आपको ध्यान में रखना है। खानदानी का मतलब होता है जिसका पूरा खानदान, जिसका पूरा परिवार और पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका ग्रैंड फादर, फादर एंड ये जो स्वयं मियां नसरुद्दीन, तो ये जो थे नानबाई थे। नानबाई मीन्स रोटियां बनाने का जो एक कला है उसको नाम दिया गया नानबानी। और पूरा जो वर्ड शब्द है खानदानी नानबाई, यानी कि
इनका जो पूरा फैमिली है, जो पूरा परिवार है, वो ये काम करता था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग काम करते थे नान भाइयों का, इसलिए इनको खानदानी नान भाई बोला गया है। और ये जो पाठ है ये मियां नसरुद्दीन के ऊपर है, तो उसके अंदर उनके कुछ व्यक्तित्व के बारे में यानी पर्सनैलिटी के बारे में भी बताएंगे, उनकी रुचियों के बारे में बताएंगे, उनके स्वभाव के बारे में बताएंगे। तो इससे हमें ये मिलती है कि आप काम कोई भी करिए, आपका बिजनेस चाहे कोई भी हो, धंधा कोई भी हो, आपका उसके अंदर आपकी रुचियां, आपकी पर्सनैलिटी सारी झलकती है। जैसे मियां नसरुद्दीन के पास लेखिका जाती है तो वो पता करने जाती है कि भाई आखिर इनका क्या काम है, किस प्रकार का काम है। तो मियां नसरुद्दीन एक अनपढ़ व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने पूरी बताई कि हम अपने काम के प्रति कितने अग्रेसिव है, कितने समर्पित है, मतलब पूरी तरह से वे अपने काम को पूजा मानते हैं। और वे बताते हैं पूरे उदाहरणों के साथ कि हमने किस प्रकार से तालीम प्राप्त करी। और वैसे नान भाई तो आपको इस पूरे गांव में बहुत मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस इलाके में, इस मोहल्ले में नान भाइयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात नोट करने वाली यह है कि आपको नान भाई मिलेंगे लेकिन खानदानी नान भाई नहीं मिलेंगे। तो ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। कुछ देर तक तो वो लेखिका से मतलब जो है बहुत ही रूखे से स्वभाव से बात करते हैं, क्योंकि उनको शक हो जाता है कि शायद ये जो लेखिका हमारे पास आई है, ये लेखिका कोई मीडिया से होगी, अखबार से होगी। तो उन्होंने थोड़ा सा शक जताया और जो है उनको इंटरव्यू देने से या उनसे बात करने से थोड़ी जो है जिज्ञासा कम जताई, इच्छुक कम हुए। लेकिन धीरे धीरे जैसे बातों का सिलसिला चल पड़ा, तो बातों के सिलसिले चलने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से जो कृष्णा सोबती को मियां नसरुद्दीन ने बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही शानदार ढंग से उन्होंने जो है वो अपनी जो बातें हैं बताई है। और उनका जो वो नान भाइयों के मसीहा कहलाते हैं। एक आगे क्वेश्चन भी आगे बड़ा सुंदर कि मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों के मसीहा क्यों कहा जाता है। मसीहा का मतलब एक्चुअल में उस काम के वो पूरे एक्सपर्ट है, उस काम को करने में उसका पूरा रुचि है, वे उस काम को अच्छे ढंग से करना जानते हैं। आगे वर्णन होगा, वे लेखिका कृष्णा सोबती को बताएंगे मियां नसरुद्दीन की वो 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं। कुछ रोटियों के नाम भी बताएंगे, जैसे वर्णन करेंगे रुमाली रोटी, बहुत ही सुंदर नाम से वो बताएंगे, रुमाली, तापतानी, और कुछ एक 8-10 रोटियों के नाम बताएंगे जो प्रसिद्ध रोटियां हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध रोटी का जो नाम बताएंगे वो रुमाली रोटी है। मतलब उसका नाम भी रुमाल के आधार पर पड़ा हुआ है, क्योंकि रुमाल जैसी पतली रोटी होती है, बहुत ही महीन पतले किस्म की रोटी होती है। और चूंकि यहाँ पर बताया है नान भाई का शब्द से मतलब है रोटियां बनाने की कला जानने वाला, न कि होटल का व्यवसाय है, ओनली फॉर खाने का, भोजन का नहीं है, ओनली सिर्फ रोटियां बनाने की कला का ये प्रदर्शन करते हैं। और उनका जो भट्टा खुला हुआ है वो रोटियों का भट्टा है, मतलब केवल ये रोटियां बनाते हैं। इसके बाद इस कहानी के अंदर वो बताएंगे कि भाई किस प्रकार से वो अपने इस पैसे को कला का दर्जा देते हैं। बहुत ही सुंदर बात बताई उन्होंने कि हमारा जो ये पैसा है ना, मतलब रोटियां बनाने का काम, पैसा मतलब होता है आपका जो व्यवसाय है, आपका जो व्यापार है। वो कह रहे हैं कि हम काम को काम नहीं देखते, काम को कला मानते हैं। मतलब वो कहते हैं काम को इस ढंग से करते हैं कि मतलब हमें लगता है कि हमारी एक प्रकार की कला है। अब पाठ शुरू करते हैं तो लेखिका ये बताती है कि एक मोहल्ला था मटिया महल। लेखिका वहां मटिया महल मोहल्ले में जाती है और ऐसे कई चैप्टर के ऊपर वो जुड़ी हुई होती है। लेखिका तो आपको ध्यान है कई विषयों पर रचनाएं लिखती है, तो जैसे कि बताया राजनीति है, साहित्य है, कला है। इस प्रकार वे यहाँ पहुंची आपके नान भाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को, और उनका जो मसीह अंदाज है यानी कि रोटियां बनाने का जो हुनर है उसकी पहचान करने के लिए वे पहुंचे। अब वो जगह बता रही है कि किस प्रकार वहां पहुंचना हुआ, कैसे उनसे मुलाकात हुई। तो एक दोपहर का समय था और वहां पे जामा मस्जिद थी। जामा मस्जिद के पास एक मोहल्ला था, गडैया मोहल्ला, और जो मूल स्थान था वो था मटिया महल। मतलब पूरी आपको जानकारी बता रहे हैं कि उनकी जो दुकान थी ना, उनका जो रोटियां बनाने का भट्टा था वो जामा मस्जिद के पास था। जामा मस्जिद काफी पॉपुलर मानी जाती है, काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। जामा मस्जिद के पास एक कस्बा है मटिया महल, उस मटिया महल कस्बे के गडैया मोहल्ला है गडैया। वहां पर एक मामूली सी छोटी, बाहर से देखने से ऐसा मालूम होता है जैसे कोई मामूली सी छोटी सी कोई होटल होगी चाय की या खाने की, लेकिन जब लेखिका जो जो अंदर जाकर के उनसे बात करेगी तो बहुत सी चीजें खुलकर सामने आएगी। और इस पाठ में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।
कई चीजें सीखने को मिलेगी कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम को करने का तरीका और किस काम को किस वे से कर रहे हो आप, किस ढंग से कर रहे हो, महत्वपूर्ण बात वो होती है। यहाँ पर मियां नसरुद्दीन एक अशिक्षित अनपढ़ आदमी होते हुए गजब की बात यहाँ बताई जाएगी। पाठ में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि वो व्यक्ति अपने पैसे के प्रति कितना निष्ठावान है, कितना ईमानदार है और अपने पैसे को कितने शानदार तरीके से करता है। और लेखिका यही जानना चाहती थी, मतलब रोटियां बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो रोटियां बनाने का काम जो है कितना बेहतर ढंग से करते हैं, ये बात है। ये इसका शीर्षक भी मूल उद्देश्य ये है कि उस व्यक्ति, मात्र और मात्र उस व्यक्ति की कला को, उसके काम को, मियां नसरुद्दीन एक व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्ति जो अपने काम को पूरा समर्पित है, अपने काम को कला मानता है और वो उसका खानदानी पैसा है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी काम है। और नान भाइयों के मसीहा यदि कोई है तो मियां नसरुद्दीन। उस इलाके में कई लोग बैठे हैं जो ये काम करते हैं, इस काम को करने वाले कई नान भाई उस इलाके में बैठे होंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन उठता है कि नान भाइयों के मसीहा यदि कोई है तो केवल और केवल जो है वो आपके यही मिलेंगे, मियां नसरुद्दीन। अब लेखिका वहां पे जाती है और वहां एक मामूली अंदर एक दुकान पर जो काम होता उन्होंने देखा। ये बता रहे हैं कि पटापट आटे के ढेर संते देखे, मतलब वहां पे रोटियां बनाने का बहुत बड़े स्तर पे काम करते ये लोग। तो बहुत सारे आटे के ढेर, यानी कि काफी मात्रा में आटा जो है छाना जा रहा था। अब लेखिका ने, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल्य इलाका था, जामा मस्जिद के आसपास का इलाका था, तो लेखिका को थोड़ी देर के लिए तो ये होगा कि शायद क्या बन रही होगी, सेवैयां। आप जानते होंगे सेवैयों का इस्तेमाल जो है ईद के अवसर पर किया जाता है। तो लेखिका को कुछ पल के लिए ये कंफ्यूज भी हो गई कि शायद ये आटा जो छान रहे हैं ना उनकी सेवैयां बनाई होगी। लेकिन पूछने पे मालूम हुआ कि आप जो जिस दुकान पे खड़े हो वो सेवैयों की दुकान नहीं है, वहां सेवैयों की तैयारी नहीं हो रही है, बल्कि आप जो खड़े हैं मियां नसरुद्दीन की दुकान पे खड़े हैं। और नसरुद्दीन है खानदानी नान भाई, उनकी दुकान पर खड़े हैं। और मियां नसरुद्दीन इस इलाके में पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, उनका नाम बड़ा है। और नाम बड़ा होने की वजह है कि वे कितने प्रकार की रोटियां बनाते हैं, 56 किस्म की, मतलब 56 प्रकार की रोटियां जो है वो बनाते हैं। बहुत कठिन बात है, रोटियां 3-4 प्रकार की बनाना और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना भी बड़ी बात होती है। अगर वो 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अब लेखिका ने जब अंदर देखा तो मियां नसरुद्दीन चारपाई पर बैठे हुए थे और बीड़ी का मजा ले रहे थे। अब कैसे है मियां नसरुद्दीन, तो कुछ वर्णन कर रही है लेखिका कि मौसमों की मार से पका चेहरा, मतलब काफी एज्ड लग रहे हैं, काफी मतलब जो है परिपक्व लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं। आंखों में काइयां पड़ी हुई है, भोलापन झलक रहा है और पेशानी पर मंजे हुए हाथ कारीगर, मतलब कारीगरी साफ झलक रही है। तो कुछ विशेषताएं बताई कि मियां नसरुद्दीन के चेहरा जो था वो पका हुआ नजर आता, मतलब परिपक्व इंसान नजर आ रहे थे। आंखें बहुत कुछ बयां कर देती है, नसरुद्दीन की आंखों से साफ झलक रहा था कि वे भोले इंसान है। और कारीगरी का तो कहना ही क्या, यदि वो खानदानी नान भाई बने हैं तो कारीगरी तो फिर शानदार होगी। एक चित्र आपके सामने पेश हो रहा है, पास में आपको जामा मस्जिद नजर आ रही है, जामा मस्जिद के पास ये आपको लेखिका नजर आ रही है। लेखिका जो है कृष्णा सोबती और आपके मियां नसरुद्दीन खड़े हैं। मियां नसरुद्दीन की जो ये भट्टा है, रोटियां बनाने का भट्टा है, वो नजर आ रहा है। चित्र में काफी कुछ बताया गया है, मतलब एक अंधेरी सी मामूली सी दुकान दिखाई दे रही है बाहर से। तो कई बार हमें ये बाहर से मामूली सी दुकान दिखती है, लेकिन अंदर जाने पे बहुत कुछ अच्छा वहां मिलता है देखने को। ऐसे यहाँ वहां जामा मस्जिद के पास मटिया महल मोहल्ला कॉलोनी है, वहां का एक मोहल्ला है गढ़िया मोहल्ला, वहां पे मियां नसरुद्दीन की दुकान है। क्योंकि आप वर्णन कर चुके हो, मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। लेखिका यूं ही कुछ न कुछ विषयों पे लिखती रहती थी, वो आती जाती रहती थी। तो अचानक उनका जाना जो है इनकी दुकान पर हुआ। अब मियां नसरुद्दीन ने समझा कृष्णा सोबती को कि शायद वे ग्राहक है, ये अपभ्रंश है, वैसे होता ग्राहक है, हिंदी में ग्राहक शब्द होता है, लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से भाषा का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ग्राहक समझकर मियां ने नजर उठाई, मतलब मियां नसरुद्दीन ने सोचा ये जो औरत आई है जो कि लेखिका ही थी कृष्णा सोबती, तो उन्होंने सोचा ये शायद कोई ग्राहक होगी। तो उन्होंने उनसे पूछा फरमाइए। लेखिका थोड़ी झिझकी, मतलब उनको थोड़ा डर लगा कि शायद हो सकता है कि पता नहीं कैसे इंसान होंगे, किस तरह से बात करेंगे।
और झिझक के साथ लेखिका ने उनसे कहा कि मुझे लेना कुछ नहीं है, मैं आपका इंटरव्यू करने, मतलब आपसे कुछ बातचीत करने इस मैटर में यहाँ पर आई हूँ, आपसे कुछ सवाल पूछने थे। अब मियां नसरुद्दीन को जैसे ही लेखिका ने ये बोला कि आपसे कुछ सवाल पूछना है, तो थोड़े वो मतलब अहंकार में आए, इस तरह से लाया जैसे पंच हजारी अंदाज। पंच हजारी ये लोकतंत्र में नहीं, राजतंत्र के समय का शब्द है। जो 5,000 गांवों का मालिक होता था वो व्यक्ति पंच हजारी कहलाता था, मतलब बड़ा रुतबा रखता था, राजा के समकक्ष या राजा के अधीन पद होता था पंच हजारी। तो मियां नसरुद्दीन कैसे लगा, हमारे भी इंटरव्यू लेने लोग आते हैं, हम भी इतने पॉपुलर हो गए, तो वो थोड़ा घमंड में मतलब इन्होंने सिर लाया और मतलब बात इस तरह की निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, मतलब वैसे टाइम तो नहीं है लेकिन थोड़ा आपके लिए टाइम निकाल लेंगे। और फिर उन्होंने आगे ये पूछा कि आपको पूछना क्या है। फिर उन्होंने थोड़ा घूर के देखा और अब जो मैंने पहले आपको बताया था कि उनको भय था कि हो सकता है कि मीडिया वाले हो, अखबार वाले हो, तो उनका पहला क्वेश्चन यही था कि कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं हो, अखबार नवीस मतलब अखबार वाले तो नहीं हो, न्यूज़पेपर वाले तो नहीं हो, क्योंकि मियां नसरुद्दीन को न्यूज़पेपर वालों से बड़ी सख्त नफरत थी। वे अखबार वालों को मतलब अपनी दुकान के आसपास ही नहीं फटकने देते, वो बड़ी एलर्जी करते थे, उनको बड़ी नफरत थी ऐसे लोगों से। पता नहीं, हो सकता है मीडिया से उनकी कोई खुन्नस रही हो, या हो सकता है मीडिया से उनकी कोई नाराजगी रही हो। और अब वो थोड़ा सा अपनी विचारधारा जताते हैं कि अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों ही जो लोग हैं ना, हम तो दोनों को ही निठल्ला मानते हैं। निठल्ला मतलब जिसके पास कोई काम नहीं है वही अखबार बनाता है, और जिसके पास कोई काम नहीं होता वो अखबार पढ़ते हैं। तो वो उनका विचार है। हाँ, वो कह रहे कामकाजी जो लोग होते हैं उनको अखबार से कोई लेना देना नहीं होते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा जो आपको पूछना है आगे बताइए। तो अब लेखिका उनसे प्रश्न पूछती है, आप नोट करो, देखो ये पूछना था किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहां से हासिल किया। अब लेखिका का क्वेश्चन यही था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि भाई मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए फेमस है और खानदानी नान भाई है, तो बहुत कुछ वो जानना चाहती थी कि आखिर कैसे 56 प्रकार की रोटियां बना लेते हैं, इनको नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, इनको खानदानी नान भाई क्यों कहा जाता है। तो उन्होंने पहला ही प्रश्न जो पूछा वो था कि किस्म किस्म यानी कि तरह तरह की जो है डिफरेंट टाइप्स की जो रोटियां हैं वो बनाने का आपने इल्म का मतलब होता है शिक्षा, हुनर, कला जो है कहां से हासिल की। तो मियां नसरुद्दीन ने अपने जो आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, मतलब वो थोड़े क्वेश्चन पे थोड़ा रिएक्शन दिया अलग से, फिर तरेर कर बोले, मतलब आंखों को तिरछा करके बोले कि क्या मतलब। उन्होंने कहा कि भाई हम तो क्या है, मियां नसरुद्दीन बोलते हैं हम तो नान भाई है और इसकी शिक्षा लेने के लिए, इल्म लेने के लिए और कहीं नहीं जाएंगे, अर्थात ये तो हमारे पास जन्मजात कला है, रोटियां बनाना तो ये हमारी जन्मजात जो है वो हुनर होता है। यहाँ पे रोटियां बनाने के लिए हमें कोई सीखने की जरूरत वगैरह नहीं होती, हम तो ऑटोमेटिकली सीखे हुए होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि कोई रोटी बनाने वाला, थोड़ा टोंड कसा उन्होंने व्यंग्य का प्रयोग किया कि रोटियां बनाने वाला कभी क्या नगीना साध पास जाएगा, क्या आईना साध के पास जाएगा, मीना साध के पास जाएगा, रफूकर के पास जाएगा, रंगरेज के पास जाएगा, तेली तंबोली के पास जाएगा। गजब की मतलब उन्होंने थोड़ी टोंड कसा कि भाई नान भाई जो है इल्म लेने यानी शिक्षा लेने जाने की जरूरत नहीं है, रोटियां कोई दुकान लगाने से बनती है, ऐसा थोड़ी किताब पढ़ करके आप हासिल कर सकते हो। ये काम ऐसा जो करके किया जाता है, करके सीखा जाता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कोई एजुकेशन लेते हो, कहीं भी किसी प्रकार की ट्रेनिंग लेते हो, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि हम जो है इसमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, ये तो हमारा खानदानी पैसा है। फिर उन्होंने थोड़ा सा ताना मारा कि जो नान भाई होता रोटियां बनाने वाला, ना तो वो जाएगा नगीना बनाने वाले के पास, ना आईना साध के पास, ना मीना साध के पास, ना रफूगर के पास, ना अंग्रेज, ना तेली तंबोली। और इस प्रकार उन्होंने ये बताया कि ये हमारा खानदानी पैसा है, इसके लिए हमें किसी प्रकार की इल्म लेने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहा ये हमारे बाप दादा का हुनर था, यही तो होता है खानदानी नान भाई। मतलब वो कह रहे हैं कि ये मेरा थोड़ी है, ये तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। बाप दादा का हुनर होने का मतलब क्या कि ये जो आज से नहीं चला रहा है, हमारे पारिवारिक रूप से ये काम धंधा है। और वो कह रहे हैं कि कंटिन्यू आपको बताएंगे कि हमारे जो वालिद है, अर्थात हमारे जो फादर है, पिता है, वो मरूम हो जाने के बाद यानी उनकी डेथ हो जाने पर हम उसके ठिये पर आ बैठे। ठिये पर आ बैठे का मतलब जो उनका धंधा था, जो उनकी दुकान थी, उस पर आ गए। तब लेखिका ने अगला क्वेश्चन पूछा कि आपके वालिद
मतलब नाम क्या था, आपके वालिद किस प्रकार कार्य करते थे, अगला क्वेश्चन था। तो मियां नसरुद्दीन, जैसे ही वालिद की बात आई तो मियां नसरुद्दीन अपनी पुरानी यादों में खो गए, कुछ समय के लिए वो खो गए और फिर सिर हिला के बोले, मतलब आंखों के आगे उनके पूरा जो है अपने वालिद का काम, उनका चेहरा, उनका जो पूरा सिस्टम है वो मानो जिंदा हो गया वापस। और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया वालिद का। उन्होंने अपने वालिद का नाम बताया, मियां बरकत साई नान बाई गडैया वाले। ये पूरा नाम मियां नसरुद्दीन ने अपने पिता का बताया। उनके वालिद का नाम था मियां बरकत साई नान बाई गडैया वाले। और उसके बाद उन्होंने अगला जो नाम बताया है दादा साहब, उनका नाम था नान बाई मियां कल्लन, मतलब अपने पिता और अपने जो दादा है दोनों का नाम इन्होंने जो बताया है। और इन दोनों में से किसी की कोई नसीहत क्या आपको याद है? अब ये लेखिका अगला क्वेश्चन पूछती, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। नसीहत का मतलब है उन्होंने अगर कोई शिक्षा दी हो, अगर आपको कुछ ऐसी बात बताई हो जो आपके रोटियां बनाने में काम आए। तो अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो मियां नसरुद्दीन बोलते हैं कि बजा फरमाया। बजा फरमाया मतलब आपने बिल्कुल सही बोला। जब हमने भट्टी पर काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ कहा होगा आपको, मतलब कुछ बताया होगा। नसरुद्दीन साहब जल्दी जल्दी बीड़ी के कस खींचने लगे, फिर गला साहब किए और उन्होंने कुछ एक बातें बताई। जैसे एक उदाहरण देके उन्होंने इस बात को समझाया कि हमारे वालिद ने किस प्रकार हमें जो है ट्रेनिंग दी, किस प्रकार रोटियां बनाने की कला सिखाई और किस प्रकार वो बात के लिए बोलता है। तो ये एक अलग प्रकार से लेके समझाने का प्रयास करेंगे, एक उदाहरण देकर के कि मान लीजिए कोई बच्चा उस्ताद के पास पढ़ने जाता है। उस्ताद मतलब होता है जो उसका शिक्षक, टीचर, जिसके पास वो पढ़ना जाता है। तो मान लीजिए उस्ताद उसको बोलेगा अलिफ, मतलब कोई शब्द बोलने को बोलेगा, जैसे मान लीजिए अलिफ बोलता है तो बच्चा वापस अलिफ बोलेगा। मान लीजिए शिक्षक कहेगा बोल बे तो बच्चा बे बोलेगा। शिक्षक कहेगा बोल जीम तो बच्चा जीम बोलेगा। और इस प्रकार ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार बच्चा पढ़ने जाता है तो उस्ताद से सीखता है, उस प्रकार हमने जितना भी अपना कुछ सीखा है ना वो अपने वालिद से सीखा है। रोटियां किस तरह बनानी चाहिए, रोटियां बनाने की कला के बारे में, हुनर के बारे में सारा कुछ हमने अपने वालिद से सीखा है। मतलब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम कोई स्कूल नहीं गए, कोई कोचिंग संस्थान नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं गए, ना किसी से सीखा है। हमने जो कुछ सीखा है अपने वालिद और अपने दादा से सीखा है। और एक उदाहरण द्वारा इस बात को समझाने का प्रयास किया इन्होंने। बीच में थोड़ा घटनाक्रम घटित होता है, वहां से एक व्यक्ति गुजरते हैं जो उनके जान पहचान वाले हैं मियां नसरुद्दीन के, जिनका नाम मीर साहब है। तो अचानक वो मीर साहब को आवाज लगाई और वो बोले कि आपका सुबह आना नहीं हुआ। और मीर साहब वापस प्रत्युत्तर देते। मीर साहब कोई मतलब इनके मियां नसरुद्दीन की जान पहचान वाले। तो मीर साहब वापस कहते हैं कि भाई अभी लौट के आते हैं बताएंगे। अब वापस वो चैप्टर पे आई। लेखिका ने कहा आप दूसरी पढ़ाई की बात कर रहे थे। तो हाँ, मियां नसरुद्दीन ने कहा कि बताते हैं वो आगे। और इस तरह सिरे लाया जैसे सुकरात हो। सुकरात एक पश्चिमी विद्वान था, बहुत जाने माने विद्वान थे। तो मियां नसरुद्दीन अब उनको ऐसा लग रहा है जैसे इंटरव्यू करने आए हैं तो मैं कोई बड़ा पॉपुलर आदमी होऊंगा, बड़ा आदमी होऊंगा और मेरी जो पूरी पेट पूरे शहर भर में, पूरे देश भर में होगी। तो वो थोड़े से मतलब यूं घमंड में आते हैं और इस तरह सिर हिलाते मानो वो स्वयं को सुकरात मानते हो। अब दूसरा उदाहरण, पहले जो उदाहरण वो दिया था कि उस्ताद ये कहता है अलिफ, बच्चा कहता अलिफ, उस्ताद कहता है बी, बच्चा कहता है बी, उस्ताद कहता है जीम, बच्चा कहता है जीम। तो वो बात के बाद वो अब आगे एक बात बताना चाहते हैं कि मान लीजिए अपना जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को मदरसे में भेजते हैं, क्योंकि जो ज्यादातर माइनॉरिटी से संबंधित बच्चे होते हैं वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए वो मदरसे में जाते हैं। मदरसे में उनको पढ़ाया जाता है, स्कूलों की शिक्षा तो बाद में बात होती है या नहीं भी जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मान लो मदरसे में बच्चा गया, पहली क्लास कच्ची होती, कच्ची में भी नहीं बैठा, फिर पक्की होती, पक्की में भी नहीं बैठा, फिर दूसरी होती है, दूसरी में भी ना बैठा और जाके डायरेक्ट बैठ गया तीसरी में। तो ये एक उदाहरण द्वारा उसको जो है आपको समझाना चाहेगा। जो कृष्णा सोबती है उनको बताना चाहेगी कि कोई भी बच्चा यदि स्कूल जाता है, स्कूल जाकर के ना तो वो कच्ची में बैठा, ना पक्की में बैठा, ना वो दूसरी क्लास में बैठा, जाकर के सीधा तीसरी में बैठ गया, तो वो कह रहे हैं उन तीन जमातों का, यानी तीन क्लास, तीन जो वर्ग थे उनका क्या हुआ, यानी वो तीन क्लासें छोड़ के आगे नहीं बैठ सकते। अब मियां नसरुद्दीन अपनी बात का निचोड़
निकालने का विचार होगा, लेखिका ने सोचा, लेकिन उन्होंने निचोड़ कुछ निकाला नहीं। लेखिका ने कहा कि भाई आपने जो बात कही है ना, वो मेरी तो समझ के बाहर है। अब समझ के बाहर है। तब मियाँ कल्लन के जो पोते थे, यानी कि मियाँ नसरुद्दीन के दादाजी का नाम था मियाँ कल्लन, उनके पोते थे, बचे कुचे दांत, यानी कि बुढ़ापा आ चुका था बेचारे के, थोड़े बहुत दांत बचे हुए थे, ज्यादातर दांत तो उनके जो है वो जा चुके थे, बहुत कम दांत बचे हुए थे, बचे कुछ दांत से खिलखिला के हंसे। और उन्होंने कहा कि भाई मेरा मतलब यह है कि कच्ची पक्की दूसरी का मतलब क्या है कि ना तो हम बर्तन धोना सीखते, ना भट्टी बनाना सीखते, ना भट्टी में आंच देना सीखते, मतलब ना ये कच्ची ना पक्की ना दूसरी, और हम सीधा आ जाते तीसरी, यानी नान भाइयों का हुनर सीखने। तो ना तो हमने ये सीखा, ना हमने ये सीखा, ना हमने ये सीखा, और डायरेक्ट यहां आ गए। तो ये तीनों सीखने से पहले चौथा काम हम कैसे सीख लेंगे? यानी बच्चा कच्ची में भी नहीं बैठेगा, पक्की में भी नहीं बैठेगा, दूसरी में भी नहीं बैठेगा, तो तीसरी में वो क्या पढ़ के हासिल कर लेगा? यानी कुछ खास हासिल वो कर पाएगा नहीं। तो वो समझाना चाहते हैं लेखिका को कि भाई हमने स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले बर्तन धोना सीखा, फिर भट्टी बनाना सीखा, फिर भट्टी को आंच देना सीखा। इस प्रकार धीरे धीरे हमने जो है इस अपने काम को सीखा है। मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा जैसे उनको हमसे ही कुछ जवाब पाना हो, और लेखिका के बीच वार्तालाप का आगे बढ़ते हैं। और मियां नसरुद्दीन अचानक जोश में आ जाते हैं कि हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या बैठे होते। खोमचा लगाने का मतलब ये जो आटे वाला ढेर है वो हम तैयार नहीं करते, तो क्या हम नान भाई बनते क्या, खानदानी नान भाई? अब वो अचानक अपने उन दिनों में भटकने लगे जो दिन उनके खोमचे वाले दिन थे। अब तो यद्यपि वो वृद्ध हो चुके हैं, उनके आदमी ज्यादातर काम करते हैं, जबकि पहले जो उनके जो काम खुद करते थे, मतलब जिस समय जो उनका प्रारंभिक दौर था ना, स्टार्टिंग दौर था, तो अपने स्टार्टिंग के दौर में ज्यादातर कार्य वो खुद ही करते थे। अब तो हो सकता है लोगों को लगा रखा था। मियाँ ने नान भाई ने जब ये बातें छेड़ी तो लेखिका भी एक कुछ पूछते हैं उनको कि आपके यहाँ क्या और भी नान भाई है? मतलब हटके प्रश्न पूछती है लेखिका थोड़ी, उनके बारे में तो पूछा ही पूछा, बल्कि उनसे थोड़ा हटके पूछते हैं कि क्या वास्तव में आपके अलावा भी इस इलाके में, गढ़िया मोहल्ले में बोल लो या मटिया महल में, क्या आपके अलावा और भी कोई नान भाई है क्या? तो मियाँ कहते हैं बहुत तेरे, यानी बहुत सारे हैं, लेकिन खानदानी नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि आपको नान भाई तो फुल मिलेंगे, नान भाइयों की इधर कोई कमी नहीं है, लेकिन नान भाई आपको खानदानी कम मिलेंगे। मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी वाले या जो सही ढंग से काम कर सके, ऐसे लोग आपको बहुत ही कम मिलेंगे। और एक बड़ी गजब की बात जो है मियां नसरुद्दीन यहाँ पर लेखिका को बताएंगे कि हमारे बुजुर्गों ने बादशाह सलामत का वो उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग जो लोग कितने इस काम में एक्सपर्ट थे, वे लोग कितना अच्छी ढंग से काम करते थे। वो इस बात को बताना चाहेंगे कि जो हमारे बुजुर्ग है उनसे एक बार बादशाह ने कहा कि मियां नान भाई कोई नई चीज खिला सकते हो? तो वापस उनके जो दादा है या परदादा जो पिता है वो बोले हुक्म कीजिए जहां पना। ये बादशाह ने उनसे क्वेश्चन पूछा था उनके किसी पूर्वज से कि आप ऐसी चीज खिलाओ जो हमने पहले कभी नहीं खाई, ऐसी नई चीज खिलाओ। तो उनके पूर्वजों ने हुक्म जो है कहा कि हुक्म कीजिए जहां पना। अब बादशाह क्या कहते हैं उनसे? बादशाह कहते हैं कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। गजब की बात कही। अब बादशाह ने उनको एक गजब की बात कह दी कि मतलब जिसमें प्रयोग पानी ना हो, जिसमें प्रयोग आग ना हो, ऐसी कोई रोटी बनाओ। तो ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन था बादशाह का, लेकिन वो परीक्षा ही तो लेना चाहते थे कि यदि ये खानदानी नान भाई है तो इनका आत्मविश्वास जागृत होगा, यश कर देंगे, और खानदानी नान भाई नहीं है तो फिर ये हो सकता है इस चीज को अलग वे में ले ले। गजब की बात बोली कि ऐसा कोई जो है रोटी या भोजन बना के खिलाओ जो भोजन जो रोटी ना तो बने पानी से ना पके आग से, मतलब पानी और आग दोनों का प्रयोग नहीं हो। तो अब लेखिका ने उनसे प्रश्न पूछा क्या ऐसी चीज बनाई? तो मियां नसरुद्दीन कहते हैं क्यों न बनती साहब, बनाई भी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब ही सराई। सराई का मतलब बहुत ही उनको अच्छा लगा। अब लेखिका को थोड़ा सा लगा कि चैप्टर जो है बहुत ही मुद्दा जो है वो पूरे रंगत में है। जो असली लेख लिखने के लिए जो
क्लियरिटी उनको चाहिए वो थोड़ी थोड़ी मिल रही, क्योंकि उन्होंने अभी एक ऐसी बात कह दी जो उनकी कहानी का केंद्र बिंदु है, जो उनकी कहानी को बहुत ही रंग दे सकता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि बादशाह ने बोला ना पानी से बने ना आग से पके ऐसी चीज बनाओ। तो लेखिका ने नान भाई से पूछा क्या ऐसी बनाई, तो नान भाई ने बोला हाँ बनाई। और वो इन्होंने ये तक कहा कि बनाई नहीं, क्या बोला है आप नोट करिए, वो कह रहे हैं कि बनाई, ऐसी चीज बनाई भी और बादशाह ने खाई भी और खूब सराई भी। सराई का मतलब है उन्होंने प्रशंसा भी की। अब आगे लेखिका को ऐसे लगा कि हमारा आना कुछ रंग लाया है, तो लेखिका ने कहा वो पकवान तो कोई स्पेशली रहा होगा, क्योंकि जो ना पानी का यूज हुआ हो ना आग का यूज हुआ हो। तो मियां नसरुद्दीन कुछ देर सोच में रह गए और फिर आगे की जो है बात उनके आगे बढ़ती है। अब वो ये कहते हैं कि ये पकवान क्या था, रोटी क्या थी, ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा सीक्रेट है, इसको हम अपने भट्टे तक ही सीमित रखेंगे। और वो कह रहे हैं कि उसके बाद ये कहावत बन गई थी, कहावत गढ़ी गई थी कि नान भाई जो होता है ना, सच्चा नान भाई, वो कुएं में भी रोटी बना सकता है। नान भाई जो होता है ना, रियली खानदानी नान भाई अगर वो है तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि ना मियां नसरुद्दीन ने बोला कि सच्चा नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, मतलब एक कहावत है, एक कहने का अर्थ होता है कि भाई वो अगर सच्ची में नान भाई है तो आप जैसा बोलोगे वैसी वो रोटी बना लेगा। अब लेखिका ने थोड़ा सा उनकी जो है मजाक करनी चाहिए, थोड़ा उनको छेड़ा कि कहावत सच्ची भी है कि डॉट डॉट डॉट, यूं ही कह रहे हो आप। तो मियां थोड़ा और गुस्से हुए और बोले और क्या झूठी है, आप ही बताइए रोटी पकाने में झूठ का क्या काम होता है। और फिर इस तरह बात करते करते वो आगे बढ़ते हैं। इस बीच मियां अचानक किसी को आवाज लगाते हैं कि मियां रहमत इस वक्त किधर को, अरे वो लोंडिया नहीं आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। अब वो जो पहले एक आदमी और आया था, उसके बाद किसी और, क्योंकि उनके दुकान पे ग्राहक या उनके मिलने जुलने वाले आते जाते रहते थे। अब इन्होंने अगले जो व्यक्ति को पुकारा उनका नाम था मियां रहमत। अब लेखिका बात को आगे बढ़ाना चाहती है। अगला क्वेश्चन लेखिका उनसे पूछती है, मतलब एक साक्षात्कार टाइप था, इंटरव्यू टाइप था। लेखिका उनसे उससे रिलेटेड ही पूछती है वैसे क्वेश्चन, तो मतलब उनसे हटके नहीं पूछती। जो उनका कारोबार है, कारोबार व्यवसाय बोल सकते हो, रोटियां बनाने का काम बोल सकते हो, है तो उससे रिलेटेड ही। लेकिन लेखिका एक एक करके बहुत गंभीरता से क्वेश्चन पूछती है और मियां नसरुद्दीन भी लगभग गंभीरता से देते हैं। पाठ का जो पूरा अपना अध्ययन करेंगे, पूरा पढ़ने के बाद आपको सार मिलेगा कि वास्तव में सामान्य दिखता है कि एक आदमी का नाम लिखा हो पाठ के ऊपर, एक संस्मरण होगा सामान्य सा, लेकिन नहीं, बहुत गहरी बातें हैं कि सामान्य से दिखने वाले पाठ में भी बहुत कुछ सीखने योग्य है। अब लेखिका ने कहा कि मियां आपको एक और बात बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। अब मियां ने बीड़ी सुलगाई और पूछा कि भाई पूछिए आपको क्या पूछना है। उन्होंने आगे लेखिका से पूछा, तो अब अगली लेखिका उनसे क्या पूछेगी, आगे क्वेश्चन पूछेगी कि भाई अभी यही जमाना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में काम किया था। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछा। शाही बावर्ची खाना मतलब जो उन्होंने बादशाह थोड़ी देर पहले किया था ना, शाही बावर्ची खाना होता है जो राजा महाराजाओं की रसोई होती है, उसको बावर्ची खाना बोलते हैं, शाही बावर्ची खाना। तो उन्होंने पूछा कि जब बादशाह का जो आपने जिक्र छेड़ा है, तो हो सकता है कि आपके जो पूर्वज है उन्होंने शाही बावर्ची खाने में, शाही बावर्ची खाना मतलब जो राजा महाराजा रसोई में काम किया होगा। मियां ने बेरुखी टोका। उन्होंने कहा ये बात हम पहले ही बता चुके कि बादशाह के यहाँ तो हमने अच्छी रोटी बनाई भी थी, बादशाह ने खाई भी थी, सराई थी, तो वापस इस चैप्टर को ना उठाइए। अब लेखिका कहती है कि भाई मैं ये नहीं जानना चाहती हूँ, शक ये नहीं करती हूँ कि आपने नहीं बनाई। वो कह रहे हैं कि आप दिल्ली के बादशाह किसकी बात कर रहे हो, मतलब वो बादशाह आखिर कौन था, मतलब वो ऐसा जानना चाहते हैं कि बादशाह अकबर थे, बाबर थे, हुमायूं थे, औरंगजेब थे, वो जानना चाहती है। तो मियां नसरुद्दीन थोड़ा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं क्यों बाल की खाल निकाल रहे हो। बाल की खाल निकालना एक मुहावरा है, मतलब किसी चीज की तह में जाना, जड़ में जाना, किसी बात को बहुत ज्यादा डीपली कहना। क्या मैंने जो बता दिया है वो तक काफी नहीं है, मतलब आप बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं। और वो थोड़ी खिसियानी हंसी हंसते, खिसियानी हंसी वो होती है मतलब थोड़ा आप अपने आप को दबा के हंसते हो, तो खिसियानी हंसी है। और अब वो आगे बताते हैं कि मियां जो कह रहे हैं, मतलब जैसे लेखिका खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो
वो लेखिका कहते हैं आप वक्त किससे मिलाते, क्योंकि लेखिका ने उनसे पूछा था कि मैं केवल इसलिए पूछना चाहती हूँ सॉरी, कि आप यदि बादशाह का नाम बताओगे ना तो हम वक्त से वक्त मिला लेंगे। तो मजाक के स्वर में बोले आप मियाँ से, और जैसे इस तरह से जैसे वो खिल्ली उड़ा रहे हो, और वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं, दिल्ली के बादशाह का ही ना। ये वो वापस नेले पे देला मारा उन्होंने, टिट फॉर टैट। मतलब लेखिका ने मजाक की, तो लेखिका के मजाक के प्रत्युत्तर में इन्होंने भी वापस जो है थोड़ी सी मजाक कर ली, क्या बोलते हैं मियां नसरुद्दीन ने भी। और लेखिका ने वापस उनसे क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या वो बादशाह जो है बहादुर शाह जफर थे, यही मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में बोला क्या बहादुर शाह जफर थे। तो मियाँ खीजने मतलब गुस्सा होकर के बोले कि अलट पलट के फिर वही बात पूछ रहे आप उसी मुद्दे पे आ जाते हो, बादशाह वाले मुद्दे पे आ जाते हो। और इनको जो है वो बादशाह का मुद्दा बिल्कुल सूट नहीं करता था, इसलिए वो बादशाह वाले मुद्दे से आगे बढ़ना चाहते थे। और अब जो उन्होंने सिर हिला करके अपना कारीगर था उस बात को, चैप्टर को बदल कर मियां नसरुद्दीन ने चैप्टर बदल लिया, क्योंकि बादशाह वाले विषय में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, रुचि नहीं रह गई थी। उनका एक कारीगर था, अरे बबन मियाँ, कारीगर का नाम था बबन मियाँ। उन्होंने कहा बबन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। अब लेखिका ने उनसे अगला क्वेश्चन पूछा कि ये बबन मियाँ कौन है भाई, क्योंकि लेखिका जब से यहाँ आई है तो उन्होंने ज्यादातर जो मियां नसरुद्दीन के बारे में बातचीत की है, और कोई दिखा नहीं था कारीगर। अब जब बबन मियाँ के बारे में बात की तो लेखिका ने पूछा बबन मियाँ कौन है, और मियाँ ने नसरुद्दीन ने बोला अपने कारीगर है और कौन होंगे। मतलब वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये बबन मियाँ जो है हमारे कारीगर है, मतलब यहाँ पे हमारे काम करते आए हैं। फिर आगे लेखिका के मन में थोड़ी एक उनके परिवार के बारे में जानने की भी इच्छा हुई। लेखिका ने सोचा कि मैं थोड़ा सा इनके परिवार के बारे में जान लूं। यद्यपि क्योंकि मियां नसरुद्दीन थोड़े से अब गुस्सा हो रहे थे, तो लेखिका ने इस प्रकार के मैटर छेड़ने से लेखिका को डर भी लगा, और लेखिका ने समझा ये उचित भी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये मजमून न छेड़ने का फैसला किया। मतलब ये मैटर जो उनके परिवार वाला बेटी बेटी वाला मैटर है उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब आगे उन्होंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछ लिया, वो छोड़ के बेटे बेटी वाला परिवार वाला एक क्वेश्चन पूछा कि ये कारीगर लोग आपकी सारगिदगी करते हैं कि सारगिदगी मतलब गुलामी, एक प्रकार से आपके यहाँ मतलब सारगिदगी शब्द गुलामी तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे कम पैसे देने या जो है भोजन के बदले काम करना, ऐसा सारगिदी बोलते हैं। लेकिन मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि सारगिदी नहीं करते हैं, मैं गिन के मजदूरी देता हूं, यानी इनको पूरी कीमत देता हूं, मेरे यहाँ काम करते हैं तो पूरा इनको मजदूरी देता हूं मैं। और उन्होंने कैलकुलेशन बताया कि 2 रुपए मन आटे की, मतलब 1 मन आटा ये लोग निकालते हैं, 1 मन आटे की रोटी बनाते हैं तो मैं 2 रुपए, क्योंकि बहुत प्राचीन कहानी है, तो प्राचीन कहानी है तो उस टाइम के हिसाब से ये 2 रुपए 1 रुपए 5 रुपए बहुत वैल्यू रखते थे। उस समय इतना ज्यादा पैसे थे नहीं, इसलिए उन्होंने जो कहा है वो ठीक ही कहा है कि 1 मन आटा की रोटी जब बनाते हैं मैं 2 रुपए देता हूं, और यदि मैदे की रोटी बनाते हैं तो 2 की जगह मैं 4 रुपए देता हूं। तो ये उसके उत्तर में बता रहा है कि जब लेखिका ने बोला क्या ये सारगिदी करते हैं, तो उन्होंने बोला कि सारगिदी नहीं करते हैं, मैं इनको मजदूरी देता हूं। अब लेखिका ने अगला क्वेश्चन पूछा कि आपके भट्टे पर ज्यादातर कौन सी रोटियां बनती है, तो अब जो है मियां नसरुद्दीन आगे उनको कुछ रोटियों का नाम बताएंगे। जैसे रोटियों का नाम ये स्टार्ट करेंगे आपके, देखो बाकर खानी, सीरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदीदा, गाजेबान, तुनकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रकार की रोटियां इन्होंने कुछ प्रसिद्ध रोटियां बताई है कि लगभग 9 प्रकार की रोटियां ये प्रमुख है। वैसे तो टोटल तो उन्होंने बताया 56 प्रकार की बनाते हैं हम लेकिन ये 9 जो रोटियां हैं वो बहुत ज्यादा हमारे इधर चलती है। फिर उन्होंने जो है अपनी जो रोटी थी जिसका नाम आप लास्ट में पढ़ रहे हो तुनकी, उसके बारे में बताया कि तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है, महीन मतलब पतली होती है, बहुत ज्यादा पापड़ होता है उससे भी पतली रोटी होती है तुनकी, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। अब अचानक मियाँ साहब जो है एक लंबी सांस भर के अपने अचानक पुराने दिनों के अंदर खो गए और उन्होंने एक बात कही
कि उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो पकाने और खाने की कदर करना जानते थे। अब तो निकाली तंदूर से निगली और हजम। मतलब वो क्या बताना चाहते हैं कि ये रोटियां अच्छी है, बढ़िया पकी है, रोटियों की कदर करना, रोटियों की प्रशंसा करना, ये प्रकार की जो बातें ना वो पहले हुआ करती थी। अब तो कच्ची पकी जैसी भी है, लोगों के पास टाइम नहीं है, तंदूर से निकाली कच्ची है तो पकी है तो लोग निकल करके चलते बनते। मतलब मियाँ ने थोड़ा दर्द जताया कि हमारी कला का अब जो है उसको जानने और पहचानने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार हमारा ये पाठ मियाँ नसरुद्दीन पूरा हो गया हो सकता है आपको समझ में आया हो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने प्रयास किया है कि उसको पूरे ढंग से आपके सामने पेश करें। और पाठ के बाद एक अपना प्रश्नोत्तर हल करते हैं। उससे पहले मैं आपको खास बात बताता हूं कि कुछ उर्दू के शब्द आए हैं यहाँ पर, और बार बार आपने मियाँ नसरुद्दीन नाम जो पढ़ा है, मियाँ नसरुद्दीन व्यक्ति आपको ये बताने में सफल रहता है कि हमने जो कार्य अपना करना शुरू किया है, यद्यपि उसने बताने का प्रयास किया कि ये काम कोई आज से है नहीं, हमारा खानदानी पैसा है, लेकिन एक बात आपने यहां पर बड़े अच्छे तरीके से नोट कर ली कि कोई भी व्यक्ति काम तभी बेहतर ढंग से कर पाएगा जब वो काम को काम नहीं माने, काम को कला माने, काम को पूजा माने, काम को हुनर माने, काम को दिल से करे, तो ही उसका काम अच्छे काम में निपट पाएगा। यदि वो काम को काम के लोड से करेगा तो उसका काम अच्छा नहीं होगा। यद्यपि लेखिका यही जानना चाहती थी और लेखिका इस काम में लगभग सफल हो गई और लेखिका ने ये जो पाठ है लिखा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा सबसे देखो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो पाठ के साथ और एक होता है पाठ के आसपास। मतलब पाठ के साथ का मतलब ये होता है कि लगभग उसका उत्तर जो है लेसन के अंदर मिल जाता है, पाठ के अंदर मिल जाता है। और पाठ के आसपास का मतलब जिसका उत्तर आपको उस पाठ के आधार पर, उस पाठ से रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं, जिसका सीधा सीधा उत्तर यद्यपि नहीं मिलता लेकिन उत्तर आपको मन से देना होता है। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पाठ का, यद्यपि पहले भी इस क्वेश्चन का उत्तर थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन पूछा है मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखो मैंने पहले आपको बता दिया कि मसीहा का मतलब होता है उस काम का पूरा जानकार, उस काम को पूरे हुनर के साथ करने वाला। किसको कहा गया है नान भाइयों का मसीहा? मियाँ नसीरुद्दीन को, क्योंकि उन्हें वो काम बेहतर ढंग से करना आता था, वो इस काम को पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे, उस काम को पूरी लगन से करते थे, पूरे हुनर के साथ करते थे। उस इलाके में उनसे नान भाई नहीं था, इसलिए मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया। मतलब वहां पर जितने भी नान भाई थे ना, उन नान भाइयों में सर्वश्रेष्ठ वो थे। जैसे 56 प्रकार की रोटियां वो बनाना जानते थे, अच्छी से अच्छी रोटी वो बनाना जानते थे, अपने काम को पूरे समर्पित थे, इस आधार पे उनको नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो चूंकि आप पढ़ रहे हो बहुत सी बात कि लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास इसलिए गई क्योंकि वो उसकी कला के बारे में जानना चाहती थी कि ये रोटियां बनाने की कला कब से चल रही है, किस प्रकार से इन्होंने सीखा। तो बहुत सारी उनकी व्यक्तित्व के बारे में, उनकी रुचियों के बारे में, उनके काम के बारे में लेखिका उनसे इंटरव्यू करना चाहती थी, साक्षात्कार करना चाहती थी, इसलिए लेखिका जो है मियाँ नसीरुद्दीन के पास गई। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, बादशाह के नाम का प्रसंग आते लेखिका की बातों मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? आपने नोट किया होगा, पाठ अपन पढ़ रहे थे तो लगभग एंड की ओर था पाठ। तीसरे क्वेश्चन में देखो कि एक मैटर आया था कि हमने जो है बादशाह को एक इस प्रकार की रोटी बना के खिलाई, जो बादशाह ने बोला कि ऐसी रोटी बना के खिलाओ जो ना पानी में बने ना आग में पके। तो उस समय ये मैटर आया था, बादशाह का नाम आया था, प्रसंग आया था बादशाह का। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने बोला भी था कि हमने बाकायदा ऐसी रोटी बनाई, बादशाह ने खाई और सराई। लेकिन बादशाह का प्रसंग आते ही थोड़ी इंटरेस्ट जो था ना मियाँ नसीरुद्दीन का, वो थोड़ा कम हो रहा था। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि बादशाह लोग जो थे आम जनता का खून चूसते थे। राजतंत्र में आम जनता की बहुत ज्यादा कदर होती नहीं थी, आम जनता पिसी हुई होती थी, आम जनता के साथ अत्याचार बहुत होता था।
तो बादशाह का नाम आते ही मियां नसरुद्दीन को थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हो गया था। आगे क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 है कि मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंदर के आसार देखी मजबूर न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। अब देखो ये आपको याद होगा कि लेखिका ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, चौथे जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर कि लेखिका मियां नसरुद्दीन के परिवार के बारे में जानना चाहती थी, उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन पहले से ही मियां नसरुद्दीन बादशाह वाले प्रसंग में थोड़े से नाराज थे, थोड़ा गुस्सा थे। तो लेखिका ने सोचा कि अंदर दबा हुआ है, इसको वापस छेड़ा ना जाए, क्योंकि यदि मैंने इनके परिवार के बारे में, इनके बेटे बेटियों के बारे में पूछ लिया तो जो बादशाह के प्रसंग में पहले से नाराज है वो और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इसलिए इस प्रसंग का जो उल्लेख है लेखिका ने समझदारी का परिचय देते हुए नहीं किया। अब आगे क्वेश्चन 5 है, पाठ में मियां नसरुद्दीन का सब चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। देखो आपको पाठ के शुरू में मिलेगा कि मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा, मतलब चेहरा परिपक्व नजर आ रहा था, ज्यादातर दांत टूट चुके थे, बच्चे कुछ दांत थे, और बहुत ही आंखों से पता चलता है कि बुरा व्यक्ति था। लेकिन सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि काम के प्रति उसके हाथ जो थे ना वो किसी मशीन की तरह चल रहे थे। लेखिका ने जो सब चित्र खींचा ना उसमें उसका जो शारीरिक जो वर्णन किया है वो तो चलो जैसा किया वैसा ठीक है, लेकिन उस सब चित्र में यह साफ पता चलता है कि काम बहुत ही मेहनत ईमानदारी और बहुत ही बेहतर ढंग से करते हैं। तो वो 5 क्वेश्चन तो आपके पाठ के साथ हो गए। अब अगला जो है क्वेश्चनों की श्रृंखला में अब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे पाठ के आसपास। तो उसका पहला क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन की कौन सी बात आपको अच्छी लगी। अब देखो यद्यपि मियां नसरुद्दीन ने अपने रोटियां बनाने की जो बातें की है, यद्यपि सारी इंटरेस्टेड थी, सब अच्छी थी, लेकिन उनकी जो बात अच्छी लगी ना वो सबसे ये थी कि एक काम है, उस काम को हमें काम नहीं मानना चाहिए, कला मान। ये बात हमको सबसे अच्छी लगी। उनका सबसे जो बढ़िया बात थी ना वो इस पाठ में हमें सबसे अच्छी वही लगी कि मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि हमने अपने काम को काम नहीं माना है, हमने अपने काम को पूजा माना है, अपने काम को कला माना है। वो बात हमको सबसे अच्छी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह और नया शब्द रख सकते हैं। पहले तो हम इसका अर्थ समझते हैं कि तालीम शब्द का अर्थ क्या होता है। तालीम एक उर्दू शब्द है, तालीम का मतलब होता है शिक्षा, शिक्षा या एजुकेशन, और 2 बार तालीम शब्द आया है। तो तालीम की तालीम का मतलब है कि एक तो रोटियां बनाने की कला और दूसरा है उसको सीखना, तो वो हो गई तालीम की तालीम। तो यहाँ पर दूसरा जो बार शब्द आया तालीम, उसका अर्थ है कि रोटियां बनाने की जो शिक्षा है, मतलब तालीम शब्द का अर्थ है शिक्षा, एजुकेशन या सीख। फिर अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पाठ के आसपास का, जिसमें मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे, ऐसा क्यों है। यद्यपि देखो आपने इस पाठ में पढ़ा है कि मियां नसरुद्दीन का ये जो खानदानी व्यवसाय है, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने इस काम को करते हैं, मतलब उनके दादाजी करते थे, उनके पिताजी करते थे और अब मियां नसरुद्दीन कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अपन लोग ज्यादातर देखते हैं कि लोग अपने परंपरागत जो व्यवसाय है, अपने खानदानी पैसा है, उसको लोग छोड़ रहे हैं। और यही पूछा है आपको कि पारंपरिक व्यवसाय को क्यों नहीं अपना रहे, तो उसमें कई कारण हो सकते हैं कि पारंपरिक व्यवसाय में हो सकता है उतनी मजदूरी नहीं मिलती है, लोग उस पारंपरिक व्यवसाय में उतने पारंगत नहीं होते हैं, या जो उनका एजुकेशन होता है, जो उनका ट्रेनिंग होती है वो दूसरे प्रकार की होती है, जबकि उनका जो पारंपरिक व्यवसाय वो दूसरे प्रकार का होता है। इसलिए ज्यादातर अपन लोग देखते हैं कि पारंपरिक व्यवसाय धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है। अब चौथा क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं, ये तो खोजियों की खुरापात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। आपने नोट किया होगा कि जैसे ही लेखिका कृष्णा सोबती जो है मियां नसरुद्दीन के पास जाते हैं तो उन्होंने सबसे पहले अपने आदमियों को यही बोला था कि यदि अखबार से हैं, यदि मीडिया से हैं तो वो अंदर नहीं बुलाए, क्योंकि मैं जरा भी बात नहीं करूंगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि लोगों के मन में मीडिया और अखबार के प्रति थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा अविश्वास है और वो ज्यादा तवज्जो नहीं देते। जबकि हमारे देश भारत के अंदर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, अखबार की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हर काम में, क्योंकि कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती। यदि तीनों जो है तंत्रों में सुनवाई नहीं होती तो लोग मीडिया की तरफ अग्रसर होते हैं।
ऐसे बहुत से उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मियां नसरुद्दीन की जो बातें हैं उसको सुनकर जरा भी नहीं लगा कि लोगों को थोड़ा भी विश्वास रह गया। मतलब मियां नसरुद्दीन का ऐसा मानना था कि अखबार पढ़ने वाले भी व्यर्थ के लोग हैं और अखबार छापने वाले भी व्यर्थ के लोग हैं। मतलब उनका विचार था कि काम धंधे वाले लोग इस प्रकार के अखबार वालों के लोगों के झंझट में नहीं पड़े, मतलब मीडिया के चक्कर में नहीं पड़े। तो इसी क्वेश्चन में आपको उत्तर यही देना है कि मियां नसरुद्दीन यहाँ इस कथन के द्वारा, इस वक्तव्य के द्वारा साफ साफ कहते हैं कि ये जो लोग आते हैं मीडिया वाले, अखबार वाले, ये केवल अपने मैटर को, केवल अपनी टीआरपी को या अपने केवल मुद्दे को सिद्ध करने के लिए आते हैं, जबकि सामने वाले की परेशानी से, सामने वाले काम धंधे से इनको कोई मतलब नहीं होता। इस प्रकार हमने जो आरओ बुक का ये दूसरा पार्ट है मियां नसरुद्दीन पढ़ा, और आगे जल्दी ही आपके साथ किसी नए विषय के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।